हेलो बच्चों, आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर वन इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन, अब ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच one or more substances formed into a new substance। इसमें क्या होता है, एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर के तीसरा कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो क्या होगा, पहले दो सब्सटेंसेस से एकदम से अलग होगा, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, एकदम से अलग होंगी। ओके, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड फिजिकली या फिज़िकल मेथड्स। अब ये फिज़िकल मेथड्स क्या है बच्चा? जैसे आपको क्या करना है, आपको लोहे में से अगर आपका कहीं पर कचरे में आपका लोहा है तो आप क्या करोगे, उसको चुंबक से हटा लोगे, तो दैट इज़ फिज़िकल मेथड। आपके चावल में कंकड़ है, आप उसको साफ़ कर लोगे, तो दैट इज़ फिज़िकल मेथड। ठीक है, ये सब फिज़िकल मेथड्स हैं, तो इन मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई बच्चा? अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शन होने की पहचान कैसे होती है हम लोग को, या केमिकल कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है। तो चलो पहले, उससे पहले हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। देखो एग्जाम्पल इसका क्या है। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, देखो बच्चा, आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो उसका क्या होता है, सबसे बड़ा एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये कर्ड का जो फॉर्मेशन है, इसको मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि कौन सा रिएक्शन कैसे रिएक्शन है, तो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। चलो अब हम पता करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, और हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, और ठीक है, समझ में है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखो इसके हम लोग को एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन मैं आप लोग को 5 पॉइंट्स कराऊंगी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा लखमीर सिंह का भी लेके चलूँगी जो आपका पेपर में आता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये खाली एनसीईआरटी का नहीं है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, चेंज इन स्टेट, कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ की स्टेट चेंज हो गई। जैसे अगर आपका सॉलिड है तो लिक्विड हो गया है, सॉलिड है तो गैस में हो गया है, गैस है तो लिक्विड में हो गया है, तो कैसे पता चलेगा ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आएगा आपका। अब ये चेंज ठंडे का भी एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, और गर्म का भी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। अभी मैं इनको आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कौन सी गैस निकलेगी। फिर है आपका चेंज इन कलर, एंड फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ precipitate। फॉर्मेशन ऑफ precipitate,
ये आपके लिए एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट होगा व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। बेटा आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द 5 पॉइंट्स इन दिस वीडियो ओनली। तो आप देखिए, हाउ डू वी नो दैट एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स हेयर। चेंज इन स्टेट, के जो भी आपका मटेरियल है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, गैस निकलेगी कोई ना कोई सी, वो चेंज इन कलर चेंज होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इनमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और कहीं कहीं पर आप देखोगे 2 चीज़ें भी एक साथ होती हैं, 3 चीज़ें भी एक साथ होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का लेते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस मैंने यहाँ 3rd नंबर पे कराया ना आपको, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का ये सबसे इजी है, तो इसलिए सबसे पहले ये वाले लेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम कर रहे हैं एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना। बच्चा, जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को और जिंक ग्रैनुअल्स when we added zinc granules with sulfuric acid, तब हमारा जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है। और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बच्चे, अभी इस चैप्टर में आपके बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, तब हम आपको ये सब चीज़ें लिख करके, मतलब जैसे जिंक है तो Zn, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तब आगे सिखाएंगे, अभी आपको ऐसे ही लर्न करना है, ओके। तो इसका एग्जांपल क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस का, जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो कौन सा गैस निकलता है आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है, जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं, व्हेन वी एडेड मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर बाय इवोल्यूशन हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चा। इसमें जब मैग्नीशियम और हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसका ही 3rd एग्जांपल है, व्हेन वी एडिड हाइड्रोक्लोरिक, और हम लिख सकते हैं व्हेन वी हैड अ रिएक्शन, जब हम करते हैं कोई भी रिएक्शन, व्हेन वी हैव अ रिएक्शन of hydrochloric acid and sodium carbonate, then कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्स। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। अब इसका सेकेंड है चेंज इन टेम्परेचर। 5 पॉइंट्स में से सेकेंड क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसी से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए बेटा। जब हम क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, जब हम क्विक लाइन को रिएक्ट्स विद वाटर करते हैं, वी गेट स्लेक्ड लाइम। ये नाम याद करना है, साइंटिफिक टर्म्स भी आगे लर्न कराऊंगे। स्लेक्ड लाइम, तो हमको क्या मिलता है? स्लेक्ड लाइम मिलता है, जो कि फॉर्म्ड एंड लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। बेटा आजकल तो सबके घरों में डिस्टेम्पर होते हैं, लेकिन इससे पहले सफ़ेदी चूना पत्थर के साथ होती थी। तो रात को क्या करते थे, कलई बोलते हैं उसको गांव में, क्या करते थे, एक बहुत बड़े बड़े ड्रम ले लेते थे, उसके अंदर
पहले वो रख देते थे जो आपका सफ़ेदी के कट्टे आते थे उसमें से निकाल करके, और उसके बाद में उसमें बहुत सारा पानी डालते थे। तो हम लोगों ने अपनी चाइल्डहुड में वो देखा हुआ है, उसमें से ऐसे उबलता था पानी, मतलब एकदम से इतनी हीट निकलने लग जाती थी उससे। ठीक है, वो हम लोगों ने अपनी चाइल्डहुड में देखा है। आजकल तो डिस्टेम्पर होता है सभी के घरों में। और ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बेटा हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक जिसमें कि हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है, इनकी भी डिफाइन मैं आगे कराऊंगी। अच्छा, इसका दूसरा एग्जाम्पल है जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को, अभी मैंने दिया है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसका ही सेकेंड एग्जाम्पल है। जिंक ग्रैनुअल्स को डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब कि बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। ब्रैकेट में लिख रही मैं, हीट इवॉल्व होगी, मतलब टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसका थर्ड एग्जाम्पल है व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन बेरियम hydroxide and ammonium chloride reacts। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हमारा जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमको? रिएक्ट्स, वी गेट बेरियम क्लोराइड and ammonia and water। और आपका टेम्परेचर इसमें क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। अभी समझाते हैं उसको। टेम्परेचर फॉल हो जाएगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न करना है आपको। जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? बेरियम क्लोराइड मिलता है, अमोनिया मिलता है और पानी मिलता है। ठीक है, इसमें देखो जैसे मैंने आपको कही थी कि अगर हम मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, क्विक लाइम को अगर स्लेक लाइम में बनाते हैं तो पानी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम उसमें डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो आप देखना टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। मतलब क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा। क्या होगा बच्चा? टेम्परेचर डाउन होगा। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने आपको बोला था जब मैं दही का एग्जांपल दे रही थी कि आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड केमिकल रिएक्शन कैसे है। बच्चा आप एक जिस भी बर्तन में आप दही जमाते हैं तो आपको पता होगा वो दूध जो ल्यूक वार्म होता है, हल्का सा गर्म होता है, उसमें थोड़ा सा हम जामन दे देते हैं, थोड़ा दही डाल देते हैं जिससे कि दही जम जाती है। जब आपने उसके अंदर जामन डाला है तब आप उस दूध का उस कंटेनर का टेम्परेचर को ऐसे हाथ लगाइएगा। उसके 1.5 घंटे बाद आप उस कंटेनर को फिर से हाथ लगाइएगा। आप देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है उस टाइम। जब दही जम रहा होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वहाँ पर क्या होगा? आपका कंटेनर गर्म हो जाएगा और उसके बाद जब दही जमने का प्रोसेसिंग में 3 से 4 घंटे लगते हैं एंड आफ्टर 4 आवर्स आप देखोगे तो वो टेम्परेचर नॉर्मल होगा और उसके 5 या 6 घंटे बाद हम दही को खा लेते हैं। मतलब दही जब हम जमाना स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट उसके 5 आवर्स बाद हम उसको खाते हैं। ठीक है बच्चा? अच्छा हाँ, हमारा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो गया चेंज इन टेम्परेचर, हो गया। थर्ड इज चेंज इन स्टेट। इसका थर्ड हम करें चेंज इन स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी आपका मटेरियल है, कोई भी आपका सब्सटेंस है, वो क्या कर रहा है? अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। मतलब सॉलिड है तो इट इज़ चेंजिंग इनटू लिक्विड और गैस, वट एवर। तो देखो इसमें हम क्या एग्जांपल देंगे? व्हेन वैक्स का मतलब यहाँ पे कैंडल से लिया गया है।
ठीक है, यहाँ कैंडल ब्रैकेट में लिख देती हूँ। कैंडल इज बर्न, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, देन पानी H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड। ठीक है, ड्यूरिंग कंबसन रिएक्शन, कंबसन वही प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको जलाते हैं। कंबसन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स मतलब जो कैंडल की जो मोम होती है, कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड टू चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, जो हमारी वो जो स्टेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड से किस में हो जाती है, लिक्विड में हो जाती है। एंड गैस, गैस में भी बताऊंगी किस प्रकार से होती है अभी। वैक्स इज सॉलिड, जो उसका मॉम होता है, वैक्स इज सॉलिड, वैक्स तो सॉलिड होती है। ठीक है, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबसन ऑफ वैक्स, अब उसको जब वो सॉलिड होती है तो क्या होता है, वो थोड़ी सी ढीली होने लगती है। वाटर फॉर्म्ड बाय कंबसन ऑफ वैक्स इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर and carbon dioxide CO2 produced by combustion of wax, combustion of wax is a gas। मतलब देखो बेटा, ये आपकी एक कैंडल है, अगर ये ऐसे ही कमरे में रखिए तो क्या ये अपने आप ही ऐसे ऐसे पिघलने लगती है, नहीं पिघलने लगती ना। जैसे ही आपने इस कैंडल को जलाया, आपने जब इसको जलाया तो क्या होगा, जो ये धागा आपका जलता है, जो थ्रेड होता है, जब वो जलता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे वो जलता जाता है, जो मोमबत्ती है वो थोड़ी ढीली होनी शुरू होती है और लिक्विड स्टेट में आ जाती है। दैट मीन्स वाटर फॉर्म होता है और उससे क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। बात समझ में आई। अगर हम इसका और एग्जांपल्स लें कि और कौन सी चीज़ें, दो मैंने अभी आपको बताया था ना कि कोई रिएक्शन जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारे 2 से 3 एग्जांपल शो कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड और प्लस लीड नाइट्रेट, मतलब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं। पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन का, अगर हम दोनों का मतलब इसका सॉल्यूशन लेते हैं, नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी मैं बताऊंगी आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है, और वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, लीड आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड है ना, क्या बन जाएगा, लीड आयोडाइड बन जाएगा। लीड आयोडाइड का होगा हमारे पास, प्रेसिपिटेट होगा ऑफ लीड आयोडाइड, और इसमें सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, इसमें चेंज इन कलर हो जाएगा। अभी हमने चेंज इन कलर नहीं किया है तो वो भी अभी कराना है, पर ये दोनों का एग्जाम्पल आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवाया, इंडिकेट करवाया कि कहीं कहीं हमारे 2 एग्जाम्पल्स शो होते हैं। चेंज इन कलर कैसे चेंज हो जाएगा, ये कलर जो हम कलरलेस से किस में हो जाएगा, येलो में चेंज हो जाएगा। कलरलेस से किस में चेंज हो जाएगा, येलो में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हमारा 4th पॉइंट आता है कलर, चेंज इन कलर। जो मैंने अभी आपको कलरलेस और प्रेसिपिटेट बताया है उसके दोनों एग्जाम्पल अब दूंगी। चेंज इन कलर 4th पॉइंट है हमारा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कैसे होगा बेटा, अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया है हमने, ये एग्जाम्पल याद करने हैं सारे। पोटेशियम
परमैंगनेट सॉल्यूशन, अगर हमने परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया है और इसमें हमने सिट्रिक एसिड मतलब नींबू का रस भी कह सकते हैं हम, सिट्रिक एसिड डाला है, ठीक है। अगर इसमें हमने 2 बूंदे 3 बूंदे सिट्रिक एसिड की डाली हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। तो वो क्या हो जाएगा? पर्पल टू कलरलेस। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम सिट्रिक एसिड में डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है पर्पल होता है, लेकिन वो पर्पल से किस में हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका कोई रंग ही नहीं रहेगा। या फिर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, अभी इसका ही सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अगर हमने लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिए एंड, बच्चा ये वर्ड बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिख रही हूँ मैं? एसिडिफाइड पोटेशियम, ये इसमें आपको सिखाया जाएगा इस चैप्टर में। डाइक्रोमोनेट, क्या लिया है हमने? पोटेशियम डाइक्रोमोनेट लिया है, ठीक है। इसका चेंज कैसा होगा? ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन। अगर हमारा पोटेशियम डाइक्रोमोनेट, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, पोटेशियम ये आपका डाइक्रोमोनेट ऑरेंज कलर का होगा, तो किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। ये प्रेसिपिटेट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको पता होना चाहिए प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो बच्चा देखो, प्रेसिपिटेट की पहले डिफाइन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट, it is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. It is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. देखो बच्चा, हमने ये क्या होता है, बेसिकली ये अनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये क्या रह जाता है? ये नीचे जमा हुआ रह जाता है, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ प्रेसिपिटेट का? कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस हैं, कोई भी दो अगर हमने 2 चीज़ों का रिएक्शन कराया है तो उसमें अगर हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब में तो कुछ नीचे जमा हुआ रह जाएगा, तो वो क्या होगा? हमारा प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल है इसका, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन प्लस लीड नाइट्रेट, ये मैंने अभी पीछे भी दिया था। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होगा और लीड नाइट्रेट होगा तो हमारा कौन सा प्रेसिपिटेट जमेगा? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड नाइट्रेट। देखो बेटा, आपका पोटेशियम आयोडाइड था और लीड नाइट्रेट था, तो आपका क्या किस चीज़ का जमेगा? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में आपने लीड नाइट्रेट जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा? लीड आयोडाइड का आपका क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। लीड आयोडाइड किस कलर का होगा? येलो कलर का। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड का आपका जम जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ये जो डिल्यूट वर्ड है इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
अगर हमारा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस में हमने क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड, क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड लिया है। यह आपका डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। तो हमारा वाइट कलर का, कौन सा, वाइट कलर का, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का आपका प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा नीचे नीचे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। अब बेटा मैंने कही थी आपको डिल्यूट का मतलब समझाऊंगी। तो देखो बेटा, आपके एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डिल्यूट एसिड होते हैं या, और दूसरा होता है हमारा कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड एसिड और डिल्यूट एसिड्स में क्या अंतर होता है, जो आपके कंसनट्रेटेड एसिड्स होंगे उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी और बहुत हार्मफुल होते हैं ये, ठीक है। और जो डिल्यूट होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है और एसिड की मात्रा कम होती है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को डिल्यूट में बनाने के लिए पहले हम टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे और ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप करके पानी डालेंगे, वो एसिड डालेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेंगे और उसके अंदर ड्रॉपर से एक एक बूंद करके हम लोग क्या डालेंगे, एसिड को डालेंगे, ताकि वो सॉल्यूशन बन सके, वो एक्वस बन सके। ओके बच्चा, अगर आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपकी बॉडी को। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ, आपका आज का रिवीजन करा रही हूँ, खाली रिवाइज करा रही हूँ। कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। तो इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने के लिए बताया था आपको, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेकंड आपका चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में मैंने आपको वैक्स का एग्जांपल दिया था कि वो किस प्रकार से लिक्विड होगा, फिर वो पिघलेगा, कहाँ पर गैस निकलेगा, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलेगा। आपका थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। फोर्थ मैंने आपका बताया था चेंज इन कलर, कि किस प्रकार से कलर चेंज हो जाता है, रिएक्शन होता है तो। और पांचवा मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया था आपको, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये पांचों के पांचों में से अगर कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्लीज़ मग अप ऑल दीज 5 पॉइंट्स। और आपको क्या याद करना है, केमिकल रिएक्शन की डिफाइन क्या होती है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन को हम वापस से नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कल पार्ट 2 कराऊंगी, चैप्टर में मैं लखमीर सिंह साथ में लेकर चल रही हूँ, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।